Good morning, dear students. Myself, Dr. Avnish Sharma, Associate Professor at MLV Government College. स्टूडेंट्स हम लोग बीएससी पार्ट फर्स्ट का जो फर्स्ट चैप्टर है वो शुरू करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर आज से। पर उससे पहले मैं आपको आपका जो सिलेबस है, क्योंकि काफ़ी लेट अपन शुरू कर रहे हैं, एडमिशन प्रोसेस अभी कंप्लीट हुआ है, तो जो आपका सिलेबस है उससे आपको थोड़ा फैमिलियर करा दूं पहले, ताकि आप ये जान पाए कि आपको साल भर में क्या पढ़ना है, एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कैसे करनी है, कैसे हम उस जो कोर्स को पूरा कवर कर पाएंगे, है ना। तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ आपको, जस्ट अ मिनट। ओके, तो ये आपका सिलेबस है एमडीएस यूनिवर्सिटी का बीएससी पार्ट फर्स्ट के लिए। मोर ओवर सारी यूनिवर्सिटी सिलेबस लगभग सेम ही रहता है, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। जो इनऑर्गेनिक जो पेपर फर्स्ट है उसमें सबसे पहला जो आपका यूनिट है वो दो पोर्शन से मिलकर बना है, कि एक है एटॉमिक स्ट्रक्चर, दूसरा है केमिकल बॉन्डिंग। तो जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है उसके अंदर अपन डी ब्रोगली इक्वेशन से शुरू करेंगे, है ना? और उसके अंदर क्वांटम नंबर्स हैं, श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस हैं, कुछ नई चीजें आप पढ़ेंगे, कुछ पुरानी चीजें जो आप पढ़ चुके हैं उनको रिपीट किया जाएगा, थोड़ा बड़ा थोड़ा विस्तृत रूप में। जैसे आपने इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा होगा, उसके बारे में बताया जाएगा। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से आप बहुत ज़्यादा फैमिलियर नहीं है, उसके बारे में अपन डिटेल स्टडी करेंगे। एक जो इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी कर्व्स होते हैं उनको देखेंगे। श्रोडिंगर इक्वेशन है उसको पोलर कोऑर्डिनेट में चेंज करेंगे। तो ये सब अपन फर्स्ट यूनिट जो है उसमें फर्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। दूसरा जो पार्ट है दैट इज रिगार्डिंग केमिकल बॉन्डिंग। तो जो केमिस्ट्री क्या है, बेसिकली केमिस्ट्री है ये कि जो पुराने बॉन्ड है टूटते, नए बॉन्ड है बनते हैं, तो वो सारा जो आता है वो केमिकल बॉन्डिंग के अंदर आता है। तो उसमें कई सारी थ्योरीज हैं, जिसमें हाइब्रिडाइजेशन होगा, है ना। इसमें बीएससी पीआर थ्योरी है, एमओ पढ़ेंगे हम, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ेंगे, ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वगैरह जो भी होता है, डाइपोल मोमेंट, ये सब उसके अंदर पढ़ेंगे। देन उसके बाद आता है वीक इंटरेक्शन, जो बहुत छोटा सा एक पार्ट है उसका, सी यूनिट है, उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग और जो बहुत ही वीक फोर्सेस होते हैं जो न्यूट्रल गैसेस के बीच में पाए जाते हैं, हम जानते हैं, वो है वाटर और फोर्सेस, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो ये पूरा हो गया एक जो फर्स्ट यूनिट है आपका, ना। जस्ट मिनट, ठीक है। उसके बाद आपका आता है सेकेंड यूनिट। ओके, तो ये सारा जो है ये हम इसे पढ़ेंगे फर्स्ट यूनिट के अंदर। जो सेकेंड यूनिट है आपका, उसको हम देखें तो सेकेंड यूनिट में आपके आ जाता है पीरियडिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, पीरियडिक प्रॉपर्टी क्या होती है हम सब जानते हैं, आवर्तिता जिसे हम कहते हैं। जब पीरियडिक टेबल में हम लेफ्ट टू राइट पढ़ते हैं या टॉप टू बॉटम जब आते हैं, तो किस तरह के परिवर्तन, टॉप टू बॉटम आए या लेफ्ट टू राइट गए, तो किस तरह के परिवर्तन किसी भी तत्व में आते हैं, उसकी चार तरह की आवर्तिताएं होती हैं जो हम पढ़ते हैं। एक उसकी रेडियाई के बारे में है, एक आयनिक विभव के बारे में है, उसकी विद्युत ऋणता के बारे में है ना, जो उसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है इसके बारे में है। तो वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे पीरियडिक प्रॉपर्टीज के अंदर। इसी यूनिट में आपके एस ब्लॉक एलिमेंट हैं और पी ब्लॉक एलिमेंट है। तो पहले तो हम पढ़ेंगे पीरियडिक प्रॉपर्टीज, जिसमें हम बांटेंगे पूरी पीरियडिक टेबल को। ठीक है, देखेंगे कि एस ब्लॉक होता क्या है, पी ब्लॉक होता क्या है। देन फिर एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को भी अलग अलग पढ़ेंगे। ये होगी सेकेंड यूनिट आपकी। थर्ड यूनिट जो है आपकी, उसमें कुछ नए जो कार्बन लेटर ऑफ है, जैसे फुलेरिन है, उसके बारे में पढ़ेंगे। कार्बाइड्स हैं, फ्लोरोकार्बन्स हैं, सिलिकॉन्स हैं, सिलिकेट्स हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बहुत छोटा यूनिट का पार्ट है, लेकिन ये आगे कंपटीशन एग्जाम के हिसाब से भी काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ तो है ही। देन आफ्टर दैट आयनिक सॉलिड्स है। इसमें आयनिक सॉलिड्स में आपके क्रिस्टल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, बॉर्न नेबर साइकिल्स हैं, है ना, ये सब पढ़ेंगे, फायर्स के रूल हैं, ये सब पढ़ेंगे। देन जो सी सेक्शन इसका वो है केमिस्ट्री ऑफ नोबल गैसेस, जो जीनोन केमिस्ट्री है वो सारा इसके अंदर आता है। तो ये मैंने छोटा आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया है सिलेबस के बारे में। ये सिलेबस बहुत ज़्यादा वाइड नहीं है फर्स्ट ईयर का, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, बहुत इजीली कवर अप हो जाएगा। और ज़्यादातर चीज़ें पहले हमने पढ़ी हुई हैं और उसी का ये विस्तृत रूप है, जैसे मैंने आपको बताया, तो ये सारा कवर हो जाएगा। तो आज हम थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन में आपको दे दूं। फर्स्ट जो चैप्टर है वो हम शुरू करेंगे, दिस वन, ये चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर, है ना। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या है, इसके बारे में आज अपन थोड़ा सा पढ़ेंगे। मैं आपके साथ अपनी स्लाइड शेयर करता हूँ, जस्ट मिनट। ओके, परमाणु संरचना, ये आपके चैप्टर का नाम है। ठीक है, जैसा कि नाम ही बता रहा है, हम पढ़ेंगे परमाणु की संरचना के बारे में।
तो थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड डालें तो थोड़ी चीज इंटरेस्टिंग हो जाती है इसमें। तो जो एटम है वो वर्ड आता है एटोमियो से, और एटोमियो का जो ग्रीक वर्ड में मीनिंग है वो होता है नॉन डिविजिबल, मतलब जिसको कि और विभाजित नहीं किया जा सके, है ना। सबसे पहले इसको जो परमाणु नाम दिया गया वो महर्षि कन्नड़ ने दिया था। और ये जो नाम आया एटम, जैसा मैंने बताया, ग्रीक वर्ड एटोमियो से है, जिसका मतलब है नॉन डिविजिबल। ऐसा ही एक सिद्धांत दिया डाल्टन ने 1830 में। उसने ये कहा कि परमाणु किसी भी द्रव्य का वह अंतिम कण है जिसको कि और विभाजित नहीं किया जा सकता, या फिर जो कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है बिना डिसोसिएट हुए, बिना टूटे हुए, उसे हम कहते हैं परमाणु। लेकिन जैसे ही जो सब एटॉमिक पार्टिकल थे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जैसे चैडविक ने उसकी खोज की, गोल्डस्टीन ने, और थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज किया, उसके बाद ये पता चला कि जो परमाणु है वो अविभाज्य ऐसा हम नहीं कह सकते, क्योंकि उसके अंदर भी पार्टिकल रहते हैं जो अपरमाणविक कहलाते हैं, जो परमाणु के अंदर है लेकिन विभाजित तो हो सकता है, उसके अंदर पार्टिकल तो हैं जिनका एग्जिस्टेंस है, ये हम आज जानते हैं। तो जो डाल्टन का सिद्धांत था कि वो नॉन डिविजिबल है, वो गलत साबित हुआ इन सब एटॉमिक पार्टिकल की खोज के बाद, है ना। तो हम आज जानते हैं कि पाई मेसॉन्स भी होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, इन सब से मिलकर के एक परमाणु बनता है। छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, मैंने जो आपको याद दिलाने के लिए रखें कि हम थोड़ा उससे फैमिलियर हो जाएं, कि हम परमाणु जो पढ़ चुके हैं, परमाणु वो याद आ जाए। सबसे छोटा जो परमाणु एटम होता है वो होता है हाइड्रोजन का, जिसकी त्रिज्या होती है 0.28 एंगस्ट्रॉम, और एक एंगस्ट्रॉम यूनिट है वो हम जानते हैं 1 × 10⁻⁻10 मीटर, और 10⁻⁻⁸ सेंटीमीटर होता है। सबसे छोटा परमाणु भी यही है, सबसे हल्का परमाणु भी यही है, ठीक है। इसका वजन होता है 1.008 एटॉमिक मास यूनिट, है ना, ठीक है। तो डाल्टन ने सबसे पहले लगभग ये दिया कि भाई नॉन डिविजिबल है परमाणु। उसके बाद में भी कई सारे सिद्धांत परमाणु के बारे में आए। हमारा जो चैप्टर है वो शुरू होगा आधुनिक सिद्धांत से, लेकिन मैं थोड़ा सा बहुत ही ब्रीफ में बता दूं कौन कौन से सिद्धांत बीच में आए, आपको याद होगा, सारे नाम लेते याद आ जाएंगे। सबसे पहले थॉमसन ने एक सिद्धांत दिया जिसको कहा गया प्लम पुडिंग मॉडल। उसने, जिस तरह एक केक होता है या एक तरबूज होता है, उसमें केक में जैसे पुडिंग होती है, बीच बीच में ये पुडिंग लगी होती है, या फिर तरबूज के बीज मान लीजिए, तो उसने ऐसा ही कहा कि ये पता चल गया था कि इलेक्ट्रॉन की खोज उसने कर दी थी कि इसमें नेगेटिव पार्ट है ना। तो उसने कहा कि जो परमाणु का धनात्मक भाग है वो तो तरबूज के लाल भाग की तरह फैला होता है चारों ओर, है ना। लाल भाग जो है वो धनात्मक भाग है, और बीच बीच में जो बीज है वो मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है। तो ये थॉमसन ने मॉडल दिया, और उसने कहा कि इस तरह जो धनावेशित और ऋणावेशित, जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है, जो धनावेशित ऋणावेशित है, वो आपस में एक दूसरे का जो आवेश है वो कैंसिल आउट कर देते हैं, और परमाणु जो है वो उदासीन होता है। ये थॉमसन ने बता दिया था। इसके बाद में आया रदरफोर्ड। तो रदरफोर्ड की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसे हम जानते हैं अल्फा कण प्रकीर्णन का सिद्धांत। तो उस पर उसने अल्फा पार्टिकल को गोल्ड की पत्ती पे बम्बार्ड किया था, और इसका उदाहरण बाद में ये भी कहा गया कि इसको इस तरह बताया गया कि एक पतला सा कागज है, उस पर अगर बड़ी तोप का गोला डाला जाए और उस कागज से टकरा के वो गोला वापस आ जाए। इस तरह से ही हुआ कि ये अल्फा पार्टिकल थे वो उस गोल्ड की पतली सी पत्ती से टकराए, और टकरा कर वो वापस आ गए। तो वापस क्यों आए, है ना। तो जब रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया तो उसने देखा कि यहाँ अगर सपोज ये कोई परमाणु है, तो अधिकांश जो अल्फा पार्टिकल थे उस फॉइल से बाहर निकल गए आगे की तरफ। कुछ जो पार्टिकल थे वो डिफ्लेक्टेड हुए थोड़े से, और कुछ वापस रिटर्न आउट हो गए। तो जो रिटर्न एकदम हो गए, उनको देख के पता चला कि नाभिक, क्योंकि नाभिक ही पूरा है, ज्यादातर पार्टिकल तो निकल गए, इसका मतलब नाभिक ज्यादातर जो परमाणु है ज्यादातर वो खाली है ना। लेकिन परमाणु की जो मास है वो उसके सेंटर में कहीं रहता है, ठीक है। वो मास इतना स्ट्रांग है कि जैसे ही अल्फा पार्टिकल उस पर टकराया तो वो टकरा के फिर भेज नहीं पाया, वो वापस लौट के आ गया। तो रदरफोर्ड ने ये कहा कि परमाणु में जो मास है, पॉजिटिव मास है, वो एक सेंटर में रहता है जिसे हम नाभिक कहते हैं। और नाभिक की जो अगर उसको हम कहते हैं 10 12 10 - 12 से लेकर 10 - 13 सेंटीमीटर तक है ना।
तो उसमें जो खाली स्थान है उसमें इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं और बीच में रहता है नाभिक। ये रदरफोर्ड का प्रयोग कहलाता है। इसके बाद में आया नील्स बोहर। तो रदरफोर्ड के आगे नील्स बोहर की जरूरत क्यों पड़ी? इसका भी कारण है। इसका कारण ये है कि जो रदरफोर्ड है, रदरफोर्ड ने कहा था कि भैया नाभिक तो बीच में रहता है और इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं, ठीक है। बट मैक्सवेल कहता है कि जब कोई चार्ज पार्टिकल चक्कर लगाता है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का उत्सर्जन करेगा, यहाँ से ईएमएफ निकलेंगी, ठीक है। तो क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलेगी, धीरे धीरे इसकी ऊर्जा कम होती जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे घूमेगा 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 घूमेगा, अंत में कहाँ आएगा? नाभिक में आके घिर जाएगा। पर हम जानते हैं कि नाभिक स्थायी होता है। दूसरा कारण ये था कि क्योंकि इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है इस तरह और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन उत्सर्जित कर रहा है ना, लगातार कर रहा है, लगातार चक्कर लगा रहा है, तो इसका मतलब जो स्पेक्ट्रम होता है, जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा वो सतत होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए, ठीक है, सतत होना चाहिए। वो जो स्पेक्ट्रम हमें प्राप्त हुआ वो कंटिन्यूअस नहीं था, सतत नहीं था, असतत था। तो वो भी ये बताता है कि जो रदरफोर्ड ने कहा इलेक्ट्रॉन के बारे में कि इलेक्ट्रॉन चारों ओर चक्कर लगाता जा रहा है, वो थ्योरी सही नहीं है पूर्णतः, है ना। उसके बाद में आए हमारे नील्स बोर। तो नील्स बोर जो थे वो काफी अपडेटेड सिद्धांत था नील्स बोर का। नील्स बोर ने कहा कि भाई न्यूक्लियस तो बीच में है, जैसे रदरफोर्ड कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है वो कुछ निश्चित कक्षाओं में घूमते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कुछ निश्चित कक्षा में घूमते हैं, उस कक्षा को उन्होंने नाम दिया के, एल, एम, एन एंड सो ऑन। के की वैल्यू 1, 2, 3 इस तरह उन्होंने रखा, ठीक है? तो कुछ निश्चित कक्षाएं, ये के सपोज ये हो गया 2 डायमेंशन में, एल इसके बाहर हो गया। बहुत ही सिंप्लीफाई करके मैं आपको बता रहा हूँ, इस तरह नहीं होता है, वो आगे हम देखेंगे। के, एल, ये एम हो गया, इस तरह आगे नहीं हो गया। और ये जो कक्षाएं होती है इनमें जब इलेक्ट्रॉन घूमता है तो न तो वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेता है, न वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी देता है। तो एनर्जी का कोई भी ट्रांसफर नहीं हो रहा है, न लेता है न देता है, ठीक है। दूसरी बात उसने कही कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन्हीं कक्षाओं में घूमेगा जहां पर की जो कोणीय संवेग है, दैट इज एम वी आर, वो h/2 पाई का फुल मल्टीपल होगा। n यहां पर होता है 1, 2, 3, 4 सो ऑन, 0 नहीं होता है। तो h/2 पाई का फुल मल्टीपल होता है, ये भी बोर ने बताया, ठीक है। बोर ने फिर जो रदरफोर्ड की कमी थी कि भाई सतत स्पेक्ट्रम होता है, कंटिन्यूअस होता है, जबकि एक्चुअल हमें मिलता है असतत, तो वो रदरफोर्ड की कमी थी, उसको बोर ने दूर किया। बोर ने स्पेक्ट्रम के बारे में बताया। जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम था वो बोर बता चुके थे, इसीलिए मैंने कहा ये काफी अपडेटेड था। कुछ कमियां इसमें भी थी, वो हम डिस्कस करेंगे। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो था, तो होता क्या है कि जो के शेल है, सपोज एल शेल है, ये के शेल है ना। तो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है सपोज, और इस पे कोई यहाँ से हमने कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डाला सपोज, तो स्पेक्ट्रम जब दिखाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, तब कोई भी ऊर्जा का न ले रहा है न दे रहा है। लेकिन जैसे ही हमने इसको एच न्यू दिया तो इसके बाद एनर्जी ज्यादा आ गई। अब एनर्जी ज्यादा आ गई तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ जम करके एल पे चले जाएगा, है ना। और एल से जब वापस आएगा तो वो एक पीक देगा। इसलिए जो स्पेक्ट्रम है वो असतत होता है, सतत नहीं होता है, कंटिन्यूअस नहीं है कि इलेक्ट्रॉन है वो अपनी एनर्जी रिलीज किए जा रहा है, ऐसा नहीं है। वो एनर्जी लेगा, जाएगा, वापस आएगा, बंडल्स के रूप में, वो पैकेट्स के रूप में देगा, वो असतत होगा, है ना। ये कारण है। ओके, तो ये नील्स बोर का सिद्धांत था। अब नील्स बोर का सिद्धांत क्यों गलत साबित हुआ, तो उसके दो कारण है। यहां से हमारा चैप्टर शुरू होता है। उसके दो बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, एक थे डी ब्रोगली, जिन्होंने 1924 में एक सिद्धांत दिया, ठीक है, और एक थे हाइजेनबर्ग। जो सबसे बड़ी कमी थी नील्स बोर की, वो यही थी कि नील्स बोर ने कहा कि इलेक्ट्रॉन इस जगह पे चक्कर लगाता है, उसकी पोजीशन, उसकी वेलोसिटी, ये सब चीजें नील्स बोर ने बता दी, ठीक है। क्या वेलोसिटी है, क्या रेडियस है उसका, क्या उसकी पोजीशन है, क्या मोमेंटम है, ये सब चीजें नील्स बोर निकाल रहे थे। लेकिन जब हाइजेनबर्ग आए तो हाइजेनबर्ग ने कहा कि ये पॉसिबल ही नहीं है इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन जैसे पार्टिकल्स के लिए कि एक पर्टिकुलर समय में उनकी स्थिति और वेलोसिटी दोनों को पता किया जा सके।
ठीक है, उसे हम कहते हैं हाइजेनबर्ग अनिश्चितता का सिद्धांत, वो हम आगे पढ़ेंगे। दूसरी चीज आई डी ब्रोगली। डी ब्रोगली ने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो ड्यूअल नेचर रखता है, एक पार्टिकल बिहेवियर और एक तरंगीय सिद्धांत, तरंगीय व्यवहार, जो चीज नील्स बोर तक नहीं पता थी। तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक तरंगीय व्यवहार भी रखता है, तो जो बोहर ने कहा कि निश्चित ऊर्जा के कक्षों में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, यही मिलेगा इलेक्ट्रॉन, तो वो गलत साबित हुआ। एक नई टर्म आई जिसे कहते हैं प्रोबेबिलिटी या संभावना। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इस समय पे स्थित है, ये हम नहीं कह सकते हैं, ये गलत है। उसकी पोजीशन, उसकी वेलोसिटी, ये हम एक के टाइम पे बता पाए, ये पॉसिबल नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई त्रुटि है, ये त्रुटि नहीं है, ये पॉसिबल ही नहीं है कि हम एक टाइम पे किसी भी माइक्रोस्कोपिक पार्ट, ये माइक्रोस्कोपिक क्योंकि इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा पार्टिकल है, तो जितने भी छोटे माइक्रोस्कोपिक और मूवेबल जो चल रहे हैं गतिमान पार्टिकल हैं, उन पर ये जो बोर तक जो सिद्धांत था वो लागू नहीं होता है। तो यहाँ आकर जो थ्योरीज हैं वो दो भाग में विभाजित हो जाती हैं। ठीक है, यहाँ दो तरह की थ्योरीज होती हैं। एक जिसे हम कहते हैं वो कहलाती है क्लासिकल मैकेनिक्स, क्लासिकल, या जिसे कहते हैं चिरसम्मत यांत्रिकी, इस नाम से हम जानते हैं। और दूसरी होती है वो कहलाती है कौन सी, क्वांटम मैकेनिकल, क्वांटम मैकेनिकल। ठीक है, एक कहलाती है चिरसम्मत यांत्रिकी, एक कहलाती है क्वांटम मैकेनिकल यांत्रिकी। तो जितने भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल हैं जो गतिमान हैं, उन पर हम क्लासिकल मैकेनिक्स लगा के उनका सोल्यूशन नहीं प्राप्त कर सकते हैं। उनके लिए हमें क्वांटम मैकेनिक्स का यूज लेना पड़ेगा। तो जो वेव नेचर है वो जहां से शुरू होता है इलेक्ट्रॉन का, वहीं से क्वांटम मैकेनिक्स शुरू हो जाती है। तो अगली बार से जो नेक्स्ट जो मैं आपको क्लास लेंगे, उसमें हम शुरू करेंगे अपने इस चैप्टर को, सीक्वेंस में डी ब्रोगली क्वेश्चन पढ़ेंगे सबसे पहले, है ना। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।